शुक्ला, कांग्रेस हमलावर है, 4 सवाल पूछ रही है। मैं अपने मेहमानों से भी ये बात पूछ रहा था, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, पर एक आम देशवासी, भूल जाइए कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए, क्या आप भी उत्सुक नहीं हैं, क्या आप भी नहीं जानना चाहते प्रेम शुक्ला कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ है? क्या हुआ है तो कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है? हमारे 20 सैनिक मारे गए, ये नौबत क्यों आई? कितने जख्मी हैं? अभी क्या गंभीर रूप से भी जख्मी हमारे सैनिक हैं? और हमारे सैनिक क्या चीनी कैद में तो नहीं? आप भी ये जानना चाहेंगे ना कि नहीं? अच्छा, मुझे उत्तर देने का अवसर देंगे, मुझे लगता है मैं अपनी बात रखूं। जी, पहली बात यह है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, ये सत्य है। 1959 और 1962 में कब्जा किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुकर्मों से कब्जा किया। इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। और दूसरा पक्ष है कि क्या एलएसी को इस बार जो भारत की जो एलएसी जिसको मानती है, क्या उसको कब्जा किया गया? उस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्टता से बातें की है। क्या अब कि हमारे सैनिक कितने मारे गए, कितने जख्मी? आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मुझे लगता है कि बयान पढ़ा होगा। पूरा बयान पढ़ा है, पूरा बयान पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है? इंकर्शंस हुई है। विदेश मंत्रालय मान रहा है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ हुई है। तो कितनी घुसपैठ हुई है वही तो जानना चाह रहे हैं। आवेश में, मेरे समझ में नहीं आता आवेश में क्यों आ जाते साहब? मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। आप रणदीप सुरजेवाला के भाषण क्यों आ जा रहे हैं? सब आराम से। हाँ, निश्चित और इंकर्जन हुई, इसलिए तो वहां पर कंफ्लिक्ट हुआ ना। वो अगर एलएसी में भारतीय तरफ अगर बढ़े नहीं होते तो हम ऑब्स्ट्रक्ट करने हमारी सेना क्यों जाती? इस सत्य से कौन इंकार कर रहा है? हुआ ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अभी ऑपरेशन पीरियड चला। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की सेना जो है वो पारदर्शी काम करती है। अभी ऑपरेशन कंप्लीट हो, क्या जल्दबाजी क्या हो गई इतनी ज्यादा? अभी परसों रात की घटना है, कल सारी चीजें सामने आना शुरू हुई। जल्दबाजी नहीं है। अभी सिर्फ 20 जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 20 जवान शहीद हुए हैं, कोई बड़ी बात तो हुई नहीं। कोई चीज नहीं, निश्चित आप सुन लीजिए ना भाई साहब। क्यों आप फिर यही आपकी स्थिति, आपका संकट यही है। आप भाजपा विरोध में भारत विरोधी मत हो जाइए ना। भाजपा का ये मुझे मत समझाइए, मुझे मत सिखाइए। नहीं प्रेम शुक्ला, एक मिनट प्रेम शुक्ला, मुगालता मत पालिए कि भाजपा भारत है। भाजपा भारत नहीं है, मुगालता मत पालिए। ना, ये मुगालता मत पालिए, ये मुगालता मत पालिए। ये यहाँ पर नैरेटिव मत चलाइए कि भाजपा विरोध में भारत विरोध करने लगे। आप भारत नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए, जवाब है तो। मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि मुगालता मत पालिए कि आप भारत है। आपको चाइना के जो चीयर लीडर को बताया गया है, लेकिन चाइना के चीयर लीडर्स की कोई चीयर लीडर नहीं है। चीयर लीडर है, चीयर लीडर कोई नहीं है यहाँ पर। और संदीप चौधरी भी है। संदीप चौधरी चाइना की चीयर लीडिंग कर रहे हैं। चीयर लीडिंग। एक चीयर लीडिंग मत करिए। एक मिनट अभी सबको स्क्रीन पर लाइए। एक मिनट अभी मैं आपकी पोल खोलता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी कैसे पोल खोली जाती है। जनरल जेनी को स्क्रीन पर लाइए। सवाल ये पूछना, भारत विरोध है, मैं चाइना का चीयर लीडर हूं। आपने भी यही सवाल पूछे जनरल जेनी, आप चाइना के चीयर लीडर हैं? नहीं साहब, देखिए चीयर लीडर तो कौन होगा इस समय चाइना का? इस समय तो हर देशवासी के दिल में आग उमड़ रही है। नहीं, सवाल पूछोगे तो चाइना के चीयर लीडर हो। ये प्रेम शुक्ला कह रहे हैं नेशनल टीवी चैनल पर, सामने बैठे हुए मेरे साथ विंडो पर। हाँ, चीन का प्रोटोकॉल आप कह रहे हैं। जेनी साहब ये सवाल, एक मिनट आवाज डाउन करिए। अभी जेनी साहब बात कर रहे हैं, क्राउड सेल्टर बात कर रहे हैं। संजीव जी, हम भी वही सवाल कर रहे हैं, सवाल हमारा भी वही है। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ आपके सवाल पे और शुक्ला जी के जवाब पर कि देखिए हर एक सवाल का जवाब जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री शुक्ला अभी आप बोल नहीं रहे हैं, पूरा मौका दूंगा। ये प्राउड सोल्जर्स यहाँ पर ये देश की सुरक्षा करने वाले हैं। एक बार आवाज बढ़ाइए प्रेम शुक्ला की। अभी इनको मिर्ची लगी। हाँ, मैं चीन का चीयर लीडर हूँ, बिल्कुल हूँ। एक मिनट, अब कर्नल टिक्कू स्क्रीन पर, कर्नल टिक्कू और प्रेम शुक्ला को दिखाइए स्क्रीन पर। कर्नल टिक्कू, अगर ये सवाल पूछे जाए, एक मिनट जनरल जेनी, कर्नल टिक्कू, अगर ये पूछा जाए कि हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए, हमारी जमीन पर कितना कब्जा हुआ, हमारे कितने सैनिक जख्मी हुए हैं, तो ये सवाल आप कह रहे हैं बिल्कुल जायज है। आपने भी कहा आप चीन के चीयर लीडर हैं, आप देश विरोधी हैं। यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये मेरे पर आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला। कर्नल टिक्कू
इसका मैं जवाब क्या दूं कि अगर हम चाइना के चीयर लीडर हो गए तो फिर हम क्या जवाब दें इस बात का। ये तो बिल्कुल मजाक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है सवाल पूछना और पॉलिटिकल पार्टीज का काम है जवाब देना, लेकिन मैंने आपको इसका पहले ही जवाब दे रखा है। सिचुएशन फ्लूइड है और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बात का जवाब इसी वक्त दिया जाए। मुझे लगता है सवाल पूछो वो तो देश विरोधी हो गए और चाइना के चीयर लीडर हो गए। प्रेम शुक्ला, कर्नल तेज टिक्कू भी चाइना के चीयर लीडर हैं, जनरल जेनी भी हैं, बिल्कुल नहीं, जनरल कुलकर्णी भी हैं, कर्नल दानवीर भी हैं। यही सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, यही सवालों पर चर्चा कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं और करेंगे सवालों के जवाब मांगेंगे। देश की जमीन पर कितना कब्जा हुआ ये जानेंगे। 20 सैनिक शहीद होने की नौबत कैसे आई ये सवाल पूछूंगा। कोई आरोप, कोई लानत मलानत आप लगाते रहिए मुझ पर, कुछ भी कहते रहिए, तब भी पूछूंगा। पूरी तरह से सहमत हूं। हो रही है राजनीतिक दलों के बीच। क्यों? क्योंकि चीन ने हम पर हमला किया। चीन ने हमारे देश के 20 जवानों की हत्या कर दी। वो देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए, शहादत दे दी। की बात कर रहा हूं। राजनेताओं को तो शहादत देने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उन्हें सीमा पर नहीं जाना पड़ता, उन्हें गोली नहीं खानी पड़ती, उनके परिवारों की सांसें अटकी नहीं रहती हैं। इंतजार में वो फोन को या घर की घंटी को नहीं देखते हैं उनके घर वाले, जैसे कि एक फौजी के घर वाले इंतजार करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने, जहां तक चीन का संबंध है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, वो क्या आज इस चीनी आक्रमण के खिलाफ चुप बैठे? क्या आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि चीन हमारी भूमि हथियाता रहे? सरकार अपना जमीन में सिर घुसाकर बैठी हुई है और विपक्ष के ऊपर आप यह आरोप लगाते हैं कि हम फौज का मनोबल काम कर रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपने देख लिया ना, जो मैंने भूमिका क्यों बांधी थी और जो भूमिका बांधी थी क्या गलत बांधी। सवाल चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन भी अभी कुछ देर में आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रेम शुक्ला, मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं क्या? मतलब वाक युद्ध शुरू हो जाता है, सैनिकों के सम्मान अपमान, शहादत का सम्मान अपमान, इन बातों में घुस जाएंगे, मूल मुद्दे वो गौण हो जाएंगे, वाक युद्ध शुरू हो जाएगा, आप शब्दों के तीर चलाने लगेंगे। नेताओं को तो शहादत देनी नहीं होती, पर शहादत पर राजनीति जरूर करनी है। अच्छा आपने प्रश्न किया और मुझे लगता है कि आप जो है जितना बड़ा प्रश्न किए कम से कम उतना उत्तर सुनने तक आप पहुंचेंगे नहीं जी। मूल मुद्दे की बात है भाई, वाक युद्ध प्रारंभ किसने किया, क्यों किया, और क्या उनका अगर वाक युद्ध प्रारंभ किया है तो क्या उसका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए? एक कोई व्यक्ति गलत आरोप लगा रहा और वो उत्तर ना दे तो उसका अर्थ ये जाएगा कि हम गलत है इसलिए उसका उत्तर नहीं दे रहे। क्या ये सत्य है कि प्रधानमंत्री छिप गए थे? इस देश का कोई नागरिक क्या इस बात पर विश्वास करेगा कि चीन की तरफ से भारत की भूमि में कब्जा करने के प्रयास के दौरान जब हमारी सेनाओं के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ उस समय क्या प्रधानमंत्री भयवश छिप गए थे? ये राहुल गांधी जी ने कहा। तो क्या इसका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए, बताया नहीं जाना चाहिए? क्या जब आप सामने से कहते प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, क्या बताया नहीं जाना चाहिए सरेंडर क्या होता है? कि 43,000 किलोमीटर वर्ग भूमि अक्साई चीन की 1959 से 1962 के मध्य कब्जा कर ली जाती है। प्रधानमंत्री महोदय कुछ बोलते ही नहीं है। अभी सियाचिन जो है आप देने के लिए तैयार बैठे थे, ये आप ही के एडवाइजर श्याम शरण कह रहे हैं, तो क्या प्रत्युत्तर देना भी अपराध हो गया? मूल मुद्दे की जहां बात है तो हमने मूल मुद्दे से कभी नहीं
हमने कभी भटकने की कोशिश की, न भटकाने की कोशिश की। आपने जवाब दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रेम शुक्ला, आदरणीय मुझे 10 सेकंड और पूरा करने नहीं, 1 मिनट लीजिए, मैं पूरा समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, पूरा निश्चित अच्छा लगेगा, प्रसन्नता होगी हर प्रश्न का उत्तर देने का, मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर क्या देश के सारे राजनीतिक दलों को निमंत्रित करके प्रेजेंटेशन देकर पूरे वहां की परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का कार्य नहीं किया? क्या ये सत्य नहीं है? रक्षा मंत्री महोदय ने इस पर स्पष्टता से बातें की, ये सत्य नहीं है क्या? विदेश मंत्री जी ने बातें की और विदेश मंत्री जी ने फोन करके चीन के विदेश मंत्री से इस बाबत बात की। बहुत अच्छा किया आपने, 17 तारीख का भी जिक्र कर दिया, विदेश मंत्रियों की जो बातचीत थी। प्रेम शुक्ला, अब जो आपने कहा, देखिए इसमें सवाल की बात को कहीं आप किनारे कर गए, और जो ये भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं इस भाषा के साथ नाइत्तेफाकी जाहिर करते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पर आपने मेरे सवाल का जवाब क्या कहा कि क्या प्रधानमंत्री कहीं छिप गए थे? क्या वो सरेंडर मोदी हैं? ये बातें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सवाल पूछे गए कि भाई हमारे 20 जवान शहीद क्यों हुए, ये नौबत क्यों आई, क्या जमीन पर कब्जा किया है? आपने कहा प्रधानमंत्री ने कह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा सर्वदलीय बैठक में ये बात कि नहीं, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही पोस्ट पर कब्जा हुआ है। अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय बयान जारी करता है कि ये 15 और 16 की दरमियानी रात के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि 5 मई से 15 जून के बीच में क्या कब्जा हुआ है, तो इन सवालों के तो जवाब देने चाहिए ना। और 17 जून आपने जो जिक्र किया ना विदेश मंत्रियों की बैठक का, देखिए एक मिनट पूरी बात तो सुन लीजिए। एस जयशंकर और वांग यी के बीच जो बातचीत हुई और वो प्रेस नोट भी जारी हुआ, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि इनकर्जन हुई है, घुसपैठ हुई है। तो वो कहां हुई है ये बता दें। ये तो सवाल पूछना जायज है कि नहीं? नहीं, किस पॉइंट्स पर किस तरह से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है? क्या हमारी सेना ने कभी देश की जनता के समक्ष बात नहीं रखी है? डिसएंगेजमेंट प्रोसेस प्रारंभ है, ये बात है। हम उसे किस स्तर पर वार्ता कर रहे हैं, सबके समक्ष है। विदेश मंत्री ने स्पष्टता से कहा कि आप हमारी भूमि की तरफ कब्जा करने का प्रयास किए, हमने बाधा उत्पन्न की है, उनको पीछे जाने के लिए हम कह रहे हैं। तो सफाई दे दीजिए ना, इस बारे में तस्वीर साफ कर दीजिए। 15-16 की दरमियानी रात की तस्वीर साफ है। स्थिति साफ कर रहे हैं। 40 दिन में कोई कब्जा किया है उन्होंने जमीन पर? नहीं, स्थिति कोई कब्जा हमारी तरफ बढ़ते हैं, हम उनको नहीं बढ़ने देंगे, हम उनको पीछे धकेल रहे हैं। एलएसी में नहीं, फिर सवाल का जवाब नहीं आ रहा है ना, आप नहीं जानते। अरे हम अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। नहीं, सीधा जवाब, 40 दिन में 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। हम इनकी बात को नहीं मानेंगे तो आपकी बिल्कुल हमारी भूमि पर अगर 1 इंच भी वो बढ़ेंगे, हम उनको पीछे ढकेलेंगे। ये हमारी संकल्प, हमारी भूमिका। नहीं, पीछे ढकेलेंगे वो बात ठीक है। प्रेम शुक्ला, आप तो पत्रकार रहे हैं, प्रेम शुक्ला पत्रकार रहे हैं, 1 मिनट। प्रेम शुक्ला, देखिए हो क्या रहा है, चीन कहता है कि गलवान घाटी हमारी है पूरी। एक मिनट सुनिए तो जी, मैं यहाँ पर चीन की बात रखने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे अपनी बात रखने में इंटरेस्ट है, मुझे अपने देश में। अच्छा कर रहे हैं। 1 मिनट सुनिए। चीन जब कहता है कि गलवान घाटी उनकी है, प्रधानमंत्री कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं हुई, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं क्या हम चीन की नीति में तो नहीं फंस जाएंगे, हमें अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। जी नहीं, सही। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह चूंकि लगातार जो है चीन के भय में जीते थे। जब चीन हमारी भूमि पर कब्जा करता तो उनके विदेश मंत्री बीजिंग जाते थे और कहते तो मैं तो यही बस जाने की स्थिति में हूँ, और जिस भूमि पर कब्जा किया है वो तो सुंदर काल पे तीर समान है। इनकी नीतियां इस तरह की थी ना। इनके रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कहते थे वहां पर सबसे अच्छी नीति क्या है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही ना करो। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो निश्चित तौर पर चीन के समक्ष भयवश होकर इस तरह के मतलब अब मैं उसी पर आना चाह रहा था, फिर बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला, अभी मैं आप ही से सवाल करने वाला हूं 2-3 मिनट और। आज अगर कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है आपसे, सरकार से और बीजेपी से सवाल पूछे तो वो देशद्रोही हो जाती है। चीनी एक मिनट, जो देशद्रोही की गतिविधियां क्यों बता रहे हैं? हाँ 1 मिनट, वो क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, और जब आप विपक्ष में थे और जब आप सवाल पूछते थे मैं बाकायदा 1 मिनट
पणजी में जून 2013 में गोवा की राजधानी में आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सुरक्षा और स्वाभिमान एक संकल्प पत्र जारी किया। 1 मिनट, उसमें क्या कहा गया? हमारी चीन से लगती सीमाओं का कई बार उल्लंघन किया जा रहा है। ताजा मामले में चीन के सैनिक भारतीय सीमा में करीब 19 किलोमीटर तक घुस आए हैं और करीब 1 माह से वहां ठहरे हुए हैं। भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। केंद्र में हमारी सरकार केवल नागरिकों को दिलासा दे रही है। ये बातें तब ठीक थी क्योंकि आप विपक्ष में थे। यही बात आज कांग्रेस कह रही है तो वो गलत। अब ये बात समझाइए मुझे, ये कैसे? वो शब्द पर नहीं जा रही ना। देखिए, वो 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन को बेचकर उनके साथ एमओयू साइन कर। आज गलवान घाटी में क्या हो रहा है उस पर चर्चा हो रही है। आप इतिहास का पाठ पढ़ाने लगते हैं। आज के बारे में सवाल पूछे जाएं तो आप कहते हैं कि चीन के सुर में सुर मिला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो 2013 में आप भ्रम फैला रहे थे। हम 2013 में उन्होंने बिल्डअप किया था, क्या बता दीजिए? 2013 में उन्होंने क्या बिल्डअप किया था? और इनके विदेश मंत्री कह रहे थे वो तो जो कब्जा कर लिया है वो एक सुंदर गाल है, गाल का सुंदर दिल है। ये आप कोई कह रहे हैं क्या? अंतर नहीं समझ में आता। मतलब अच्छा, ये फर्क है। विपक्ष में सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सैनिकों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आप सत्ता में होंगे, सवाल पूछे जाएंगे तो असर पड़ने लगेगा। ठीक है, अभी और बहुत सवाल है, एक एक करके मैं सारे सवाल पूछूंगा। 1 मिनट प्रेम शुक्ला, 1 मिनट। अब गौरव वल्लभ, प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कहना छिपे हुए हैं। सीधा सवाल पूछिए ना, सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते? चौकीदार चोर है कहकर 2019 में जो करारी हार हुई उससे सबक नहीं मिला है क्या? संदीप जी, सीधा सवाल ही पूछा था। 45 दिन तक पूरा देश सीधा सवाल पूछ रहा था। भूतपूर्व सेनाध्यक्ष भी सीधा सवाल पूछ रहे थे कि 5 मई, 9 मई और 12 मई को लद्दाख में 3 जगहों पर और सिक्किम में चीन की सेना ने अंदर घुसने की पूरी प्लानिंग करी है। उनके पूरे ट्रूप है, 10 से 12 हजार चीनी सैनिक घुस चुके हैं। ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स, गूगल अर्थ के फोटोग्राफ सहित लोगों ने आर्टिकल छापे थे। सीधा सवाल पूछा था। सीधा सवाल के बाद 2 जून को रक्षा मंत्री जी ने कहा अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग वहां। व्यक्तिगत टिप्पणी करना कितना जरूरी है? जी, मैं एक नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी पर आइए ना। मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड था। मेरा पॉइंटेड ही जवाब है संदीप जी। सीधा सवाल ही पूछा था, पर सरकार ने मूक नीति अपना ली। सरकार चुप हो गई और आज भी चीन की भाषा बोल रही है। आज भी ये नहीं मान रही, जैसे चीन बोलता है, शी जिनपिंग जो बोलता है वो भाजपा के प्रवक्ता टीवी में आके बोलते हैं कि हमारी कोई चीनी सेना नहीं घुसी है। जबकि गलवान वैली में भाजपा के जो काउंसिलर है लद्दाख में, जो 8 गांवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने लिखा है कि चीनी सेना घुस चुकी है। तापिर गांव जो इनके अरुणाचल के अध्यक्ष है, ये मैं नहीं कह रहा, तापिर गांव जो अरुणाचल, मैं उनका बयान सुनवाने वाला हूँ। तापिर गांव का बयान सुनवाऊंगा, लेकिन एक मिनट मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। गौरव वल्लभ, 1 मिनट, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आपने तापिर गांव का कहा, बाकायदा मेरे रनडाउन में बाइट लगी हुई है, अभी वो सुनवाने वाला हूं। उसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, लेकिन आप AK एंटनी का तो जवाब दीजिए। आप जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर, सरकार की तैयारी पर, सैनिकों की शहादत पर सवाल उठा रहे हैं, 2013 में AK एंटनी ने क्या कहा था सीमाओं को लेकर? पहले बयान सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। बयान चलवाइए AK एंटनी का। Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop the infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. तो गौरव वल्लभ, AK एंटनी तत्कालीन रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, अनडेवलप्ड, अविकसित सीमाएं ज्यादा महफूज, ज्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए हमने कोई विकास नहीं किया वहां पर। ये तो हाल है।
ये तो बॉर्डर का आपने हाल कर रखा था। अब सवाल उठाते हैं सैनिकों की शहादत पर। संदीप जी, मैं जवाब दे दूं 30 सेकंड में इसका? 1 मिनट लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जी संदीप जी, इस बयान में आगे ए.के. एंटनी साहब ने यह भी कहा कि इसके लिए हम माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स के गठन को प्रस्ताव करते हैं। 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया। 2013 में याद आया जी, 2013 में 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट तक आवंटित किया गया। मोदी सरकार ने आते ही उसको सबसे पहले कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये अंतर होता है देश के लिए सोचना और देश के लिए 68 साल बाद आपको याद आया? जी, माउंटेन नहीं, 66 साल बाद। संदीप जी, माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स, आप बताइए सही था निर्णय की गलत था? आज की जो परिस्थिति, मेरा सवाल ये 66 साल बाद याद आया। मैं कह रहा हूँ इसको आपने बंद क्यों किया? निर्णय लेट हुआ तो मैं मान लिया आपकी बात, पर इसको बंद करना क्या जायज था? 2014 में उसका प्रस्ताव किया गया था। आज वो माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स होती संदीप जी, तो चीन का ऐसा दुस्साहस ही नहीं होता, चीन की इतनी हिमाकत ही नहीं होती। मैं इसीलिए मैंने कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी ना, 1 मिनट गौरव वल्लभ, राजीव रंजन, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी ना, मैंने आज कहा था मैं सब राजनेताओं की पोल खोलने वाला हूँ। जो ये वाक युद्ध चल रहा है ना सीमाओं पर, और पेट्रोल से महंगी डीजल से आएगी आत्मनिर्भरता, मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है क्या? इनका विकास हो रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी, बताइए ये आग क्यों लगी हुई है? हाँ, अब मैं बता दूसरी बात। हाँ। दूसरी बात यह है कि यह जो पेट्रोल प्राइस अभी आप बढ़ रहे हैं, यह जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो बढ़ा रही है। हमने पहले अप्रैल, सुन लीजिए पूरी बात, पूरी सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं ये कह मान रहा हूँ कि एक्साइज और वैट का भी इसमें रोल था पहले, लेकिन अभी जो बढ़ रहे हैं वह ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बढ़ रही हैं। और ये 2002 में ये पॉलिसी आई थी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्लोबल प्राइस के अनुसार प्राइसेस को एडजस्ट करेंगी, और सरकार एक्साइज और वैट के द्वारा, टैक्सेशन के द्वारा अपना रेवेन्यू जनरेशन करते हैं। लेकिन जो ऑयल का जो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस है, वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब गोपाल बाबू आप ये कह रहे हैं कि बाजार कीमतें तय कर, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, पूरी सुन लीजिए। हाँ, पूरी आप कह रहे हैं तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन में जो दाम गिरे हैं, तो 15 दिन का गैप है, डेली बेसिस पे नहीं होता। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कल बढ़ गए, अभी 15 दिन पहले जो बढ़े थे उसका इफेक्ट, तो जो अभी गिरे हैं 1-2 दिन में, इसका इफेक्ट 10-15 दिन बाद आएगा। ठीक तो है, ये 15 दिन का गैप आपने अपनी बात कह दी ना, तो मतलब मोटी बात आप ये कह रहे हैं गोपाल बाबू। दूसरी बात, एक मिनट लास्ट में, बोलिए पूरा मौका है। 30 सेकंड और दे, फिर मैं सबकी बातें सुनता रहूंगा। सरकार ने पिछले 6 साल में बहुत सारे टैक्सेस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जीएसटी के तहत कम किए हैं, और कलेक्शन भी कम हुआ है। कोरोना के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हुई है, और चीजों में सरकार टैक्स बढ़ाना नहीं चाहती। खाद्यान्न वगैरह के पदार्थों में 5% हम जीएसटी लेते हैं, और वहां पे इसलिए, और प्रदेश सरकारों को भी पैसा चाहिए। केंद्र सरकार अपना कलेक्शन का 42% डायरेक्ट प्रदेश सरकारों को दे देती है, और वह हम एस्टिमेट बेसिस पे दे रहे हैं, कलेक्शन बेसिस पे नहीं दे रहे। तो इतना सब करके सरकार, हम तो कह रहे हैं कि सरकार के टैक्स का भी कंपोनेंट है, हम डिनाई नहीं कर रहे, सच बात को आप मोटी बात ये कह रहे हैं गोपाल बाबू की ये मार्केट, बाजार तय कर रहा है कीमतें आज की। केवल बाजार नहीं है, सरकार के टैक्सेशन का भी इसमें हिस्सा है। कितना हिस्सा है? टैक्स कलेक्ट कितना सरकार का लगभग 55-60% का करती है, लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों का। अपनी बात तो देखिए, मुझे आपकी साफ गोई बहुत अच्छी लगती है। कोई और प्रवक्ता होता है वो कहता बाजार तय कर रहा है, आपने मान लिया। मैं थोड़ा 1 मिनट गोपाल बाबू दर्शकों को बता दूं, 1 मिनट। अरे नहीं, आप जानते हैं ना, मैं फैक्ट्स जानता हूँ, आप ये भी जानते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ कि थोड़ा हिस्सा सरकार का है, थोड़ा नहीं, ये कोरी कप है, और 50-55 या 60% नहीं, 70% तक आप ले रहे हैं एक्साइज के रूप में, और राज्य ले रहे हैं वैट के रूप में। आज की तारीख में 80 रुपए अगर पेट्रोल डीजल की कीमत है, तो लगभग 50 से 55 रुपए, क्योंकि वैट अलग अलग जगह अलग अलग है, वो टैक्सेस में लिया जा रहा है। तो आप अपना खजाना भर रहे हैं, और ये टैक्सेस कितने थे 2014 में जब आए?
अब मैं असली बात पर आता हूं। 2014 में आए एक्साइज कितनी थी गोपाल बाबू? 8 रुपए थी, 8 रुपए। 9 बार आपने, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, 9 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई, वो हो गई 22 रुपए 98 पैसे। 2.25 महीने पहले आपने एक मुश्त एक्साइज बढ़ाई 10 रुपए पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर, वो हो गई 32 रुपए 98 पैसे। 25 रुपए का एक्साइज आपने सीधा बढ़ा दिया और आपने उफ तक नहीं की। और आप 2014 से पहले कहते थे हम आएंगे, हम नसीब वाले हैं। आपके बहुत से समर्थक कहते थे 35 रुपए पर ले आएंगे, तो वो क्यों नहीं लेकर आए? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? मैं यहां पर आंकड़े आपको बताऊं, 2013-14 में $105 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की। पेट्रोल का दाम था 71 रुपए। 2019-20 में $60 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की, दाम था 74 रुपए। कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, आप दाम बढ़ा रहे हैं। आज दाम है $40 पर बैरल और आपने 80 रुपए कर दिया। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? इसलिए बहा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को जो समझते हैं वह टैक्स जो कलेक्ट करते हैं उस जगह से करना चाहिए जहां पे स्कोप है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए। आप फिस्कल डेफिसिट पे चाहते हैं, किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ हम दे रहे हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए 3,10,000 करोड़ दे रहे हैं। तो इन सब जन कल्याणकारी योजनाओं में जहां से बेटर पैसा ट्रांसफर आप कर सकते हैं, सीधा ट्रांसफर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 6,000 रुपए हर साल किसानों को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जहां से बेटर उनके लिए फायदेमंद पैसा ट्रांसफर। एक मिनट, नहीं स्वराज जी, नहीं अभी नहीं बोलना, अभी मैं सिर्फ गोपाल बाबू से बात कर रहा हूं। तो अब अर्थव्यवस्था की ये आप मुझे जानकारी दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या अर्थव्यवस्था की आपको जानकारी या उसकी समझ 2013-2012 में नहीं थी? एक मिनट गोपाल बाबू, मैं थोड़े बयान तो सुनवा दूं। 2012-13 में आप कैसे गिरते थे? तब क्या अर्थव्यवस्था की समझ नहीं थी? तब पूरी जानकारी नहीं थी? तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? आज के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कहते थे? आपके सहयोगी शाहनवाज हुसैन कैसे सरकार को गिरते थे? सुनिए, उन्हीं के बयान है, मेरे नहीं। सुनिए, दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्या बोलेंगे? सब कुछ बता दिया। देखिए मैं बता दूं। हाँ बताइए। नहीं देखिए मैं बता दूं, उस वक्त क्या हो रहा था जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही थी तो कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी, मैं बता रहा हूँ क्यों हमका क्रिटिसाइज करते थे। अरुण जी के साथ भी बातचीत होती थी कि ये लोग ऑयल बॉन्ड इशू कर रहे थे और ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरह भट्टा बैठा दिया। कंपनियों को पेपर कागज दे रहे थे और सब्सिडी कर रहे थे और उसको बजट में प्रोविजन भी नहीं कर रहे थे। आज भी पिछले साल 70,000 करोड़ उस समय यूपीए सरकार का जो हर साल पे करना, 2025 तक उन कंपनियों को इन्होंने जो ऑयल बॉन्ड लायबिलिटी खड़ी करती है सरकार की,
और वो बजट में प्रावधान तो नहीं किया। मतलब कंपनियों पर आप लायबिलिटी नहीं खड़ी कर रहे, मेरी जेब में डाका मार रहे, यही कर रहे हैं ना? सरल भाषा में बात कहूं तो ये कौन सी बात हुई? समझदार है सर, मतलब बलि का बकरा हम है नहीं तो सर खाली मतलब आप मुझे नहीं, मैं एक आम आदमी की आवाज उठा रहा हूँ। यहाँ पर टैक्स हम पे करें, बढ़ी हुई कीमतें हम दें, कोरोना टेस्ट करने के लिए लाइनों में हम खड़े हों, सब कुछ आम आदमी को ही करना है। सरकारें किस लिए होती है? नहीं, आम आदमी के लिए नौकरियां हमारी जाए। अरे आज 1.25 करोड़ लोगों को आज नौकरी देने का प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान वो रोजगार है। 125 दिन साल में दिहाड़ी को आप रोजगार कहते हैं? केवल वो नहीं है, मनरेगा के अलावा रोजगार योजना में क्या है? 125 दिन की दिहाड़ी है ना? या मैंने गलत खबर पढ़ी? 202 दिन की है, 202 दिन की है। 202 रुपए मिलेंगे, 125 दिन है। अलका लांबा, अब मैं जो आप बहुत देर से आतुर हो रही थी, 1 मिनट अलका लांबा, स्क्रीन पर आप व्याकुल थी सवाल पूछने के लिए और आप मुस्कुरा भी रही थी, पर दरअसल इस खेल में ना अलका लांबा सब मिले हुए हैं, आप सब लोग मिले हुए हो। ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, ये राज्य सरकार, दिल्ली में अभी सौरभ से भी पूछने वाला हूं दिल्ली की बात, पर पहले आपसे पूछूंगा, ये एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी है तो केंद्र ने बढ़ाई और उसे डिनाई नहीं किया, कॉन्टेस्ट नहीं किया गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने। अब मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में 35.12% वैट है पेट्रोल पर, 16.74 है डीजल पर। राजस्थान में 30.8% वैट है पेट्रोल पर, 24.09% है वैट डीजल पर। आप वैट क्यों नहीं घटा देते? ये तो वही बात हो गई ना 2013 का। आपको ध्यान होगा कि मनोहर पर्रिकर कहते थे मैंने गोवा में 0 वैट कर दिया। अरे आप ही राहत दे दो, आप अगर जो आवाज उठाती हैं तो। सरकारों की बात करेंगे तो मैं आपको फिर यकीन दिला दूं, जितनी राहत बन पा रही है वो राहत सरकारें दे रही हैं, कोरोना की महामारी में भी दे रही है। सारा बोझ राज्यों पर छोड़ दिया केंद्र सरकार ने, आप भी जानते हैं। लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 5 के बाद हथियार डाल दिया और सब राज्यों पर छोड़ दिया है। हम इसीलिए मांग उठाते हैं जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल तेल को लाया जाना चाहिए, ताकि जो केंद्र सरकार कभी एक्साइज के नाम पर मुहर मारती है, कभी राज्य सरकार वैट और कभी तेल की कंपनियां दाम बढ़ाती है। हमारी तो मांग है लगातार जीएसटी के तहत सारी तेल को जो है वो आप नजदीक पेश क्यों नहीं करती अलका लांबा? महाराष्ट्र में आपको पता है ना तेल की कीमतें दिल्ली में 80 रुपए है, वहाँ 86 रुपए होती है, 6-7 रुपए का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो वैट है, महाराष्ट्र में भी खास मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई की बात कर रहा हूं, 39.12% लगभग 40% वैट लगा रहे हैं आप पेट्रोल पर। कमाई करने में आप भी पीछे नहीं है। नहीं, ये कमाई नहीं है। आप कोरोना महामारी में केंद्र सरकार किन किन राज्यों को, वो भाजपा शासित राज्यों को पूरी आर्थिक मदद कर रही होगी, कर रही है, लेकिन जो गैर भाजपा राज्य राज्य हैं उन्हें किसी तरह की कोई आर्थिक मदद केंद्र नहीं कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर केंद्र सरकार पूरे देश पे मार मारा है। मतलब आप लोगों की राजनीति में डाका हमारी जेब पर पड़ेगा ना अलका लांबा? मैं आसान भाषा में बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी लड़ाई होती रहेगी, राज्य कहेंगे केंद्र में पैसा नहीं दे रहा, तो हम मिले हैं ना, हमें हलाल करते रहो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं तो कह रही हूँ कि देश की जनता को दूध देने वाली गाय समझ के जब चीज आता है उसे जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है। तेल कंपनियों पर किसी तरीके का दबाव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें आज जो है वो कांग्रेस के समय पर 107 थी, आपने बताया $107 प्रति बैरल, आज कितनी है? 42-47 रुपए। क्यों केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके राज्य सरकारों को मदद कर रही, ताकि वो भी अगर वैट बढ़ाने को मजबूर भी होते तो इतना उन्हें नुकसान ना हो जितना आपकी एक्साइज ड्यूटी। आप ही ने तो बताया है 2014 में नोर जो है वो प्रति लीटर एक्साइज दिया जाता था, आज 32 रुपए है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर 3 रुपए 40 पैसे। अगर केंद्र की मनमोहन सरकार 2014 में एक्साइज देती थी, आज 32 रुपए है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित के टाइम पर 16 रुपए प्रति जो है वो हम लोग लीटर वैट लगाते थे, आज कितने 30 दुगना कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 18 लाख करोड़ कमाया। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ। एक मिनट, सौरभ भारद्वाज स्क्रीन पर, सौरभ भारद्वाज, देखिए खेल क्या है, हम है ना बलि का बकरा, टैक्स हम भरेंगे, नौकरियों पर तलवार हमारे लटकेगी,
सड़कों पर पैदल हमारे जैसे लोग चलेंगे घर जाने के लिए, बसों की और ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उस पर राजनीति हो गई। दिल्ली में होम क्वारंटीन होना है, सरकारी अस्पताल में भर्ती होना है, प्राइवेट में होना है, कितने में टेस्ट होना है, आम आदमी झेलने के लिए है ना। आप सत्ता की मलाई काटते रहो, दिक्कत में आओगे। अभी तक तो आप कहते थे, ताल ठोकते थे अरविंद केजरीवाल कि जी हम तो 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब हमने 60,000 करोड़ कर दिया। वो 3 महीने में ही सारा काफुर हो गया क्या सौरभ भारद्वाज? कि आज आप डीजल की में वैट 16.5% से 30% बढ़ा देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक है, मैं अपनी बात कहूँ जी। संदीप जी, आपने इसका पूरा का पूरा जो डीजल और पेट्रोल की बात कही, मैं आपकी बात से लगभग सहमत हूँ और मैं आप की बात को आगे बढ़ाते हुए अपना जवाब भी दूंगा। आज देखिए, पेट्रोल और डीजल का खेल देखा जाए तो बिल्कुल सीधा सीधा खेल है, इसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तेल हम बनाते नहीं है, सारा का सारा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बाहर से आता है, वो एक रेट है, वर्ल्ड का रेट है, वर्ल्ड के बाजार का रेट है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ का रेट तय होता है। क्योंकि सरकार ने पहले पेट्रोल को 2014 अक्टूबर के अंदर डीजल को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट का मतलब था कि कच्चे तेल की जो कीमतें होंगी उससे डायरेक्टली अब हिंदुस्तान की तेल की कीमतें तय होंगी। मगर ये करारा और जोरदार झूठ है, बिल्कुल है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, डीरेगुलेशन का मतलब इतना है कि अगर कच्चा तेल बढ़ेगा तो आपकी जेब से लेना पड़ेगा जो कि महंगा हो गया। मगर अगर कच्चा तेल सस्ता होगा, जो कि सरकार को नहीं लगता होगा, मगर हो गया, तो भी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसका सारा फायदा सरकारों को। शुक्रिया, आपने बिल्कुल अपने भाषा में, सरल भाषा में समझाया सौरभ। अब मुझे ये भी समझा दीजिए कि जो वैट है डीजल पर वो 16.5% था, 30% क्यों किया? तभी तो डीजल की कीमत दिल्ली में पेट्रोल से ऊपर हो गई। संदीप जी, मैं पूछ बात अपनी रखूंगा और आपकी सवाल का जवाब पूरा दूंगा। और जो कच्चे तेल की कीमत है उसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, $40 प्रति बैरल तरीका है, मगर उससे आसान तरीका ये है कि आज 2020 में जो कच्चे तेल की कीमत है वो कीमत है जो आज से 16 साल पहले 2004 में थी, $40 प्रति बैरल या उससे कम। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल, दिल्ली के अंदर पेट्रोल 35 रुपए से 33 रुपए प्रति लीटर था। तो उस क्रूड ऑयल, उस कच्चे तेल की कीमत में आज भी 35 से 37 रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए अगर सिर्फ क्रूड को देखा जाए। तो क्यों नहीं है दिल्ली में, ये बताइए ना मुझे। मैं बताता हूँ, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। और आप एक परसेंटेज के बारे में बता रहे थे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कच्चा, जो एग्जैक्ट बेस प्राइस है पेट्रोल का और डीजल का आज की तारीख में जवाब नहीं है, राजनीतिक जवाब नहीं है, इसलिए पूरा अर्थशास्त्र समझा रहे हैं। मुझे पूरा अर्थशास्त्र आता है। मुझे ये बताइए, आप तो कहते थे 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया, सब पैसे खत्म हो गए, तेल पर ही आ गए। पहले शराब बेची, अब तेल पे कीमतें बढ़ा रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना सौरभ। 60,000 करोड़ रुपए एक साल का इस तरह से जमा होता है कि हर महीने 4,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आता है, टैक्सों के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से। मगर ये जो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ उसमें 4,000 करोड़ के मुकाबले मात्र 10% सरकार की। तो मतलब इसीलिए आप तेल के साथ खेल कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं देखिए, 1 मिनट। अब मैं कुछ और महान हस्तियां हैं देश की जो सब चुप हैं। मैं अपने ऊपर भी सवाल उठा रहा हूं, मीडिया भी चुप है। तेल की कीमतें 11.5 रुपए डीजल बढ़ गया, 9 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। महंगाई की भी बात नहीं हो रही है जो बढ़ेगी अभी। बाकी तो नॉर्मल महंगाई नहीं बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। नॉर्मल इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ेगी, अभी आप बाजार में जाकर कुछ खरीद ही नहीं रहे तो महंगाई कैसे बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं उनके ट्वीट आपको दिखाता हूं, जो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। क्यों खामोश है ये मैं जानना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन, इन्होंने 24 मई 2012 को ट्वीट किया था कि 753 पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए बढ़े। पंप कर्मी, कितने का डालूं? मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर छिड़क दे भाई, जलाना है। 7.5 रुपए बढ़ने पर बहुत परेशान हो गए थे महानायक।
आज 11 रुपए पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अनुपम खेर 14 अक्टूबर 2012, 1 मई की, अब मैं ये अक्टूबर की बात कर रहा हूं, अपने ड्राइवर से पूछा लेट क्यों हो गए? सर मैं साइकिल से आया हूं। मोटरसाइकिल को क्या हुआ? जवाब मिला उसे घर में शो पीस के तौर पर रख दिया है। अनुपम खेर खामोश हूं। अब साइकिलिंग जो लोग कर रहे हैं वो शायद कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को फिट कर रहे हैं। अक्षय कुमार 27 फरवरी 2012, दोस्तों वक्त आ गया है जब आप अपनी साइकिल साफ करें और सड़क पर निकलें। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में फिर इजाफा तय। और अब अक्षय कुमार ने ये सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। विजय सरदाना समझ में आता है ये? पेट्रोल दामों में जो आग लगी हुई है, पूरे देश में चुप्पी है, सन्नाटा है कि बढ़ गए तो बढ़ गए, और यही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता था। आज शांति है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जितने आंकड़े आपको हमारे राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहे, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं। आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल है और जो आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं करेंसी वैल्यू है, अगर मैं दोनों का कैलकुलेशन करूं तो आज जो आपको तेल मिल रहा है इस देश में, उसकी कीमत है 20 रुपए लीटर आज की तारीख। बिल्कुल। आप 20 रुपए लीटर का तेल आप 80 रुपए में बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज कर रही हैं। ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज का और मार्जिन भी अगर आप जोड़ देते हैं डीलर्स का, तो 5 रुपए आप और जोड़ दीजिए, 25 रुपए, बाकी पैसा कहाँ गया? अब ये कहना, मैंने कैलकुलेशन किया, मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि हमारे जो राजनीतिक प्रवक्ता है उनको शायद आदत नहीं है कैलकुलेशन करने की। देखिए, जो आपका फ्यूल प्राइस है आफ्टर रिफाइनिंग, जिसको हम कहते हैं तैयार होने के बाद, जो आपका 20 रुपए का तेल है, वो आज आपको पेट्रोल जो पड़ रहा है वो 24 रुपए 62 पैसे का पड़ रहा है, और जो डीजल है वो 26 रुपए का पड़ रहा है। उस पे 24 रुपए के पेट्रोल के ऊपर टैक्स है 32 रुपए, एक्साइज है 32 रुपए 98 पैसे, मतलब 33 रुपए। हाँ, एक्साइज है। जो डीजल है उस पे टैक्स है 26 रुपए के डीजल, सॉरी, हाँ, सेंट्रल टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल टैक्सेस, सिर्फ सेंट्रल टैक्सेस की बात। एग्जैक्टली 24 रुपए, ये जो मैं रिफाइंड रेट बता रहा हूँ 24.5 रुपए और 26 रुपए, सर सेंट्रल टैक्सेस है 24.5 रुपए के ऊपर 33 रुपए पर लीटर सेंट्रल का। बिल्कुल। और जो वैट है दिल्ली में स्टेट का, वो है करीब 18.5 रुपए। वही मैंने फिगर बताई थी, 50 से 55 के बीच में रुपए टैक्स में जा रहे हैं। डीजल आपका 26 रुपए बैठता है, उस पे आपके ऊपर है 32 रुपए, 32 रुपए आपका सेंट्रल टैक्सेस है और करीब 18.5 रुपए आपका स्टेट टैक्स है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपका जो तेल आप खरीद रहे हो 20 रुपए खरीद रहे हो। अब ये मत बताइए कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो हो रहा है इस देश में हो। शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी। हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ फॉर यू में जो एक न्यूज़ पोर्टल है, मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं, आप आएँ और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमसे जुड़ें। मैं अपने न्यूज़ रूम से बात कर रहा हूं और मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं कि आप जितने यंगस्टर हैं वो सभी आएँ। मैं आपको मीडिया से जुड़े कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा और जूम ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए आपकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है नहीं करनी है उसके लिए गाइडिंग आपको की जाएगी। उसके लिए जो हमारा जूम आईडी है और पासवर्ड है वो याद रखें। मेरा जूम आईडी नंबर है 8270290205। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 8270290205।
0205 और इसका पासवर्ड है 5WGBKM। इस पर हमसे जुड़े और आपको रिपोर्टिंग में जिस तरह की जो परेशानियां दिक्कत हैं मैं उन सभी को दूर करूंगा। एंड हाउ टू बिकम ए गुड रिपोर्टर, हाउ टू टेक योर वर्किंग कैपेबिलिटीज हैव टू डेवलप, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे और आप एक अच्छे रिपोर्टर की तरह से काम करें, एक निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ काम करें और न्यूज़4यू में आप जरूर जुड़ें। धन्यवाद।